हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो जैसा भी कि मैंने कहा था कि मैं आपको बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा, तो इसलिए हम बायोलॉजी सेल बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने सेल बायोलॉजी का सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में कंप्लीट माइटोसिस एंड मियोसिस आपको करा दिया। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से माइटोसिस एंड मियोसिस का कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट टॉपिक वहाँ से आप देख सकते हो। और बच्चों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से आज मैं लेके आ रहा हूँ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th बायोलॉजी। ठीक है, 11th बायोलॉजी सेल साइकिल का सेल बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, सबसे बात पहले करते हैं सेल। व्हाट इज़ सेल? सेल है क्या? थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हम पेज से लेके चल रहे हैं और ये जो हमारा चैप्टर होगा ये इसके लिए थोड़ा सा एक दो या तीन पार्ट्स में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम पेज से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेल? सेल है क्या? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या कह सकते हो दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो उनकी जो कंप्लीट मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, दैट इज़ द कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन द सेल। ठीक है, सेल के बेसिस पे ही उसकी किसी भी बेसिक ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर होगी सेल के बेसिस पे होगी। एंड द फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, सेल ही बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कराती है और सेल ही बॉडी को एक स्पेशली सेफ प्रोवाइड करती है। दैट इज कॉल्ड सेल इज द स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स, सेल मेक अप लिविंग थिंग्स। ठीक है, सेल क्या कर रहा है, काम करिए, सेल मेकअप द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को बनाने का काम सेल करेगी एंड कैरी आउट द एक्टिविटीज़ दैट कीप लिविंग थिंग्स टू अलाइव। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करेगी जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स है वो क्या कर सकते हैं, अलाइव कर लेते हैं। अलाइव मीन्स बचे रहते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सेल, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। ठीक है, या any other function of the body, all the functions are based on their cell. ठीक है, ठीक है, ओके। तो दैट इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ द सेल। क्लियर? तो इसलिए हम बात करते हैं जो सेल है, सेल को इसलिए कह देते हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ की ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी। ठीक है, या कह सकते हो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स, कह सकते हो किसको? सेल को। क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ सेल डिविजन्स चैप्टर में। माइटोसिस एंड मियोसिस, दैट इज़ द सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है सेल की। दे इजिली डिवाइड and they produce all part of the body's organs. ठीक है, या all body parts they easily formed by the cell. Third important point, first cells were observed. फर्स्ट सेल ऑब्जर्व की गई थी, जिसका साइंटिफिक नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाई हुई है, पिक्चर देख लो यहाँ पे। दैट इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट विच ऑब्जर्व द फर्स्ट सेल इन द वर्ल्ड इन 1665। इसने जो सेल एब्जॉर्ब की थी 1665। ये कहाँ से? ये एक डेड सेल है, स्लाइस ऑफ कॉर्क। जो प्लांट होता है, प्लांट की जो डेड सेल होती है उससे इसको निकाला गया था। इसलिए बोल देते हैं कि रॉबर्ट हुक द फर्स्ट साइंटिस्ट विच डिस्कवर डेड सेल। ठीक है, इसने कौन सी सेल डिस्कवर की? डेड सेल डिस्कवर की है। क्लियर? तो ठीक है, तो और कहाँ से निकाली गई है? क्वेश्चन नेट में बहुत बार पूछा हुआ है, जो डेड सेल है वो किस पार्ट से निकाली गई है, किस पार्ट ऑफ द प्लांट से निकाली गई है? तो याद रखना, स्लाइस ऑफ कॉर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्कवरी फर्स्ट हुई थी 1665 में, डिस्कवरी हुई है इसकी, निकाली गई है स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट
ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइज के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म आई डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइकिल या नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ नॉर्मली डायमीटर ऑफ द सेल अप्रॉक्स 2 to 120 माइक्रोमीटर, 2 to 120 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ सेल, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेल के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्टली डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665। किस पार्ट से इसको निकाला गया था डेड सेल? तो स्लाइस ऑफ द कॉर्क, प्लांट का डेड पार्ट होता है, और इसका डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है इसका 2 to 120 माइक्रोमीटर। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल साइकिल। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इंट्रो करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल साइकिल एंड सेल थ्योरी। सेल साइकिल एंड सेल थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया वो हम डिस्कस करते हैं। 1665 में फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे, दैट इज़ रॉबर्ट हुक, जो लास्ट पेज पे मैंने डिस्कस कर लिया है, डिस्कस आपको बता दिया है। रॉबर्ट हुक जिसने सेल की डिस्कवरी की थी, फर्स्ट जो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। लेकिन याद रखना, यदि तुमसे पूछा जाए डेड सेल की डिस्कवरी, तो दैट इज़ द फर्स्ट डिस्कवरी, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। इफ़ आस्क्ड लिविंग सेल ऑफ द बॉडी, लिविंग सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की बात करें तो वो डिस्कवरी होती 1674 के अंदर, 1674 अप्रॉक्स 9 years बाद आफ्टर द रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नाम था एंटवान लीवनहुक। ठीक है, लीवनहुक, इसने फर्स्ट लिविंग सेल की को ऑब्जर्व किया या डिस्कवरी कह सकते हो। इसने फर्स्ट लिविंग सेल्स को क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो याद रखना एंटवान लीवनहुक। यहाँ पे इसकी पिक्चर भी लगी हुई है। ठीक है, पिक्चर देख लेना, साइंटिस्ट थोड़े ऐसे ही होते हैं, बाल काफ़ी बड़े हैं इसके हैं। तो याद रखना, सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी में हमारे पास लिविंग सेल की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिविंग एंड डेड सेल। तुमसे पूछा जाएगा लिविंग सेल की डिस्कवरी या डेड, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस केसेस में, तो वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं करनी है। यदि लिविंग सेल की डिस्कवरी है और फर्स्ट सेल डिस्कवरी पूछी जाती है लिविंग सेल, तो दैट इज़ द आंसर एंटोनी वॉन लीवनहुक। यदि आपसे पूछा जाता है फर्स्ट डेड सेल, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है 1883 रॉबर्ट ब्राउन। दे डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी रॉबर्ट ब्राउन के ने 1883 के अंदर। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ऑल बेसिक साइंटिस्ट विच डिस्कवर द सेल एंड सेल पार्ट्स। सेल को भी डिस्कवर किया उन्होंने, सेल के पार्ट्स को भी डिस्कवर किया। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं सेल थ्योरी के अंदर, फ्लिक्स डुजार्डिन। ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है, इसने 1835 के अंदर डिस्कवर किया था फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल का फ्लूइड कंटेंट, कि इसने बताया कि सेल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब इसने ये डिस्कवर नहीं किया कि फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। दैट नॉट डिस्कवर्ड बाय द फ्लिक्स only discovered that the cell contain fluid medium, in 1835। फ्लिक्स ने 1835 में यही डिस्कवर किया कि हमारे पास सेल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड मीडियम होता है। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट माल्थस सेल्डन ने 1838 के अंदर जो डिस्कवर की थी वो बताई थी, ऑल द प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। दिस इज डिस्कवर्ड बाय किस माल्थस सेल्डन ने, जिसकी डिस्कवरी की थी 1838 के अंदर। नेक्स्ट साइंटिस्ट जेई परकिंजी इन 1839 दे डिस्कवर नेम्ड फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि परकिंजी इज द साइंटिस्ट विच डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म दैट इज द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इन द सेल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म।
बट फ्लिक्स ने फ्रूट कंटेंट बताया था, उसका नाम नहीं दिया था कि उस फ्रूट का नाम क्या है। लेकिन यहाँ पे परकिंसी ने फ्रूट का नाम दिया है। क्या नाम दिया उन्होंने? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द फ्रूट विच प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन 1839। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1839। इसमें थियोडोर स्वान, नेक्स्ट साइंटिस्ट थियोडोर स्वान, दे हैव टू प्रपोज ऑल द एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल। इसने क्या बताया? इसने बताया कि जो एनिमल्स हैं वो बने होते हैं, किससे बने हुए हैं वो एनिमल्स? ऑल द एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल। और इससे पहले मार्थस स्वान ने ये बताया था कि जो ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल द प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्डन एंड स्वान both scientists are discovered that the plant and animals are all composed of cell. Animal and plant both are composed of cell. This is discovered, this is proposed by Sheldon and Swan. ठीक है, and separately we will discuss Sheldon discovered only plant cell is made up of cell, and the Swan is discovered only animal cell is made up of cell. Okay, नेक्स्ट 1845 में साइंटिस्ट था कार्ले हेंसरिस ब्राउन। ठीक है, कार्लिस हेंसरिस ब्राउन इज दी साइंटिस्ट परपोज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की ये बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट मीन्स इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, किसने कहा था? ये कार्लेस हेंसरिस ब्राउन ने कहा था कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द cell, that is the basic unit of life. Next scientist 1855 scientist है Rudolf Virchow that is the important scientist। काफ़ी बार ये नीट के अंदर पूछे जा चुके हैं Rudolf Virchow। तो इसने Rudolf Virchow ने क्या बताया था? the cells arise from pre-existing cells, all the cells arise from pre-existing cell means जो भी cells बनती हैं वो पुरानी cells से बनती हैं। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल यदि है, पहली सेल प्रेजेंट है, देन प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ठीक है, पेरेंट सेल्स प्रोड्यूस डॉटर सेल्स। ठीक है, दैट इज प्रपोज्ड बाय रूडोल्फ वर्च्यू इन 1855। ओके, दैट इज द बेसिक साइंटिस्ट प्रेजेंट इन सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर हमारा सेल बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वो मैंने इसमें आपको लिए डिस्कस आपके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा वर्ड है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स होता है वन, ओनली वन। यूनि मीन्स क्या होता है? वन, एक। सेलुलर मीन्स सेल। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली one cell is called unicellular. Made up of only one cell, that is called unicellular. Lot of examples of unicellular organisms like Euglena, Paramecium, yeast, that all organisms are unicellular organisms because they are composed of only one cell. That is clear? Uni means one, cell means cell. One cell से बनने वाले organisms को क्या कहते हैं हम? Unicellular organisms कहते हैं। ठीक है, ओके, that's clear. Next, that is multicellular organism. multi means more than one. multi means क्या होगा? more than one. cellular means cell. ठीक है, तो that is clear. that is terms also clear that multi means more than one, cellular means cell. means those organisms which made up of more than one cells is called multicellular. वो एनिमल्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, all the animals are made up of multicellular organisms, all the fungus are made up of multicellular organisms. Okay, let's go next.
नाउ वी विल डिस्कस द साइज ऑफ द सेल्स. साइज ऑफ द सेल्स, साइज ऑफ सेल्स में हम वेरी करेंगे. दैट इज अ एक्सेप्शन केस, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल्स एंड द बिगेस्ट साइज ऑफ सेल. सेल वेरी इन साइज. सेल्स, जितनी भी सेल्स बॉडी के अंदर होती है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज कैरी सेल्स एंड दीज सेल्स आर डिफरेंट इन साइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी फंक्शंस. ठीक है, इन्हीं सेल्स के जो हमारे पास साइज होगा वो वेरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी फंक्शंस. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, एंड लॉट ऑफ सेल्स आर वेरी लार्ज. ठीक है, स्मॉल सेल्स हैं तो इजीली नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, दे आर सीन बाय ओनली माइक्रोस्कोप्स, and the large cells they easily seen by macroscopes. ठीक है, clear. the unit of the cell is measured in micrometer. ठीक है, किस यूनिट में हम मेज़र करते हैं साइज ऑफ द सेल को? दैट इज़ माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर का सिंबल याद रखना, माइक्रोमीटर, दैट इज़ माइक्रोमीटर. क्लियर क्लियर. तो नॉर्मली जो नज़र आएगा तुम्हें लिखा हुआ, ये माइक्रोमीटर के अंदर ही लिखा, माइक्रोमीटर ही लिखा आएगा ज़्यादातर. तो एक और चीज़ याद रखना, 1 माइक्रोमीटर इज़ द 1 बाय 1000 मिलीग्राम. एक माइक्रोमीटर में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 बाय 1000 मिलीग्राम होते हैं एक माइक्रोमीटर के अंदर. ठीक है, क्लियर. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बार बार ये यूज़ होगा. मिलीग्राम एंड माइक्रोमीटर में क्या डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मिलीग्राम एंड माइक्रोमीटर? तो याद रखना, 1 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 1 बाय 1000 मिलीग्राम्स. नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइकोप्लाज्मा. हम बात कर रहे हैं अर्थ पे प्रेजेंट सबसे स्मॉलेस्ट सेल की. ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल. ठीक है, देयर साइज इज़ 0.1 माइक्रोमीटर. इसका साइज़ कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर है. सबसे छोटी जो सेल है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा. एंड सम बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ माइक्रोप्लाज्मा, दे आर लिव इन विदाउट ऑक्सीजन. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो माइक्रोप्लाज्मा, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है. विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज़ लिव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के रह सकती है. एंड दे लैक सेल वॉल. और इसकी सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? लैक सेल वॉल. लैक सेल वॉल. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके? माइक्रोप्लाज्मा के. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिखा हुआ है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल. सबसे छोटी सेल ये होती है फर्स्ट. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट, दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के रह सकती है. एंड थर्ड इज़ दे लैक सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है. ठीक है, क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर. ठीक है, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लार्जेस्ट सेल. लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग. ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग है, दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल. वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी सेल है ऑस्ट्रिच एग. इसका साइज़ की बात करें, इसका साइज़ होता है 18 सेंटीमीटर अप्रॉक्स. क्या साइज़ होगा इसका? 18 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स इसका साइज़ होगा. दैट इज़ द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, दैट इज़ द ऑस्ट्रिच एग. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे साइज ऑफ सेल की वेरिएशन बात करें, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है हमारे पास एंड द लार्जेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल अगेन बता रहा हूँ माइक्रोप्लाज्मा एंड लार्जेस्ट सेल इज़ द ऑस्ट्रिच एग. एंड माइक्रोप्लाज्मा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बिकॉज दे आर इजली seen in the NEET exams या any other exams on the basis of their characteristics. like microplasma की two important characteristics है, smallest cell है, without oxygen survive कर सकती है. ठीक है, and without cell wall. okay next. now size of cell in human body. human body के अंदर different size of cells present हैं. ठीक है, ह्यूमन बॉडी की कंपैरिजन करते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल को, सबसे लार्जेस्ट सेल एंड सबसे लॉन्गेस्ट सेल. तो याद रखना, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म सेल. स्पर्म सेल सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर. साइज़ की बात करें, 5 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होगा. ठीक है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. क्लियर. एंड दैट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ द ओवम. एग्स बोलते हैं इसको, ओवम या एग बोल देते हैं. ठीक है भाई, एग.
फीमेल एग। साइज़ की बात करें, साइज़ अप्रोक्स 120 माइक्रोमीटर। साइज़ कितना होगा इसका? 120 माइक्रोमीटर होगा। स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट है। और एक चीज़ याद रखना, इस बार नेट में पूछा हुआ है इस आउटर कवरिंग ऑफ एग, एग की आउटर कवरिंग का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखना है जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसुडा। ठीक है, याद रखना जोना पेलिसिडा, दैट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ एग। क्लियर? तो इस बार नीट में क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। तो दैट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ एग इज़ कॉल्ड जोना पेलिसुडा। ठीक है, जोना पेलिसुडा। ठीक है, याद रखना। एंड दैट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल के नाम बताते हैं नर्व सेल। दैट इज़ अ नर्व सेल, इट इज़ द बिगेस्ट सेल, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल कह सकते हो। दैट लॉन्गेस्ट सेल। साइज़ की बात करें, 1 मीटर इसका साइज़ होगा। 1 मीटर इसका साइज़ है, 1 मीटर इसका साइज़ है। ठीक है भाई, अप्रॉक्स याद रखोगे। एंड सबसे लार्जेस्ट सेल ओवम हो गया, एग हो गया। दैट इज़ द बेसिक पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप की बात करते हैं। तो शेप ऑफ द सेल में हम बात करें तो सेल की जो शेप होगी वेरी करती है। ठीक है, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट शेप, और शेप और आल्सो डिपेंड ऑन देयर फंक्शन ऑफ द सेल। जो शेप होगी सेल की वो उसके फंक्शंस पे डिपेंड करेगी कि जो फंक्शन है सेल के ऊपर किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। एंड लॉट ऑफ सेल्स आर दे हैव फिक्स शेप, दे डू नॉट चेंज देयर शेप, बट लॉट ऑफ सेल्स they have not a fixed shape, they change their shape according to their functions. Okay, now we will discuss about the different type of cells and their functions. वेरिएशंस डिपेंड मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने कहा है कि जो सेल्स के अंदर जो शेप में वेरिएशंस आएंगी वो उसके फंक्शंस के ऊपर आएंगी, फंक्शंस पे ही बेस करेंगी। ठीक है, सम सेल्स लाइक यूग्लिना एंड अमीबा। ठीक है, यूग्लिना एंड अमीबा की जो सेल्स होती है उनकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है, उनकी शेप कभी भी फिक्स नहीं होती। लेकिन बहुत सी सेल है दे हैव फिक्स शेप, जिनकी फिक्स शेप होती है। काफ़ी ज़्यादा सेल ऐसी हैं जिनकी शेप फिक्स होगी, और जैसे यूग्लिना एंड अमीबा ये वो सेल हैं जिनकी शेप कभी भी फिक्स नहीं होती। ये अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस के बेसिस पे ये अपनी शेप को चेंज करते रखते हैं, उनके अंदर शेप के अंदर वेरिएशन आती रहती हैं। क्लियर? सम इम्पोर्टेंट सेल्स एंड देयर फंक्शंस की बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो सेल है दैट इज़ द आरबीसीज। आरबीसी की शेप की बात करें दैट इज़ सर्कुलर बाई कनकेव सेल होती है, इसकी सर्कुलर शेप होगी। एंड दैट इज़ बाई कनकेव सेल, बीच में से थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी एक टाइप से कह सकते हो, बीच में से थोड़ा जस्ट लाइक ए बाई कनकेव लेंस की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, तो आरबीसीज आर द सर्कुलर एंड बाई कनकेव सेल, दे इजली पास फ्रॉम ह्यूमन कैपिलरीज, और इसी शेप की वजह से ये आसानी से ह्यूमन कैपिलरीज के अंदर से पास हो जाती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमारे नर्व सेल दैट इज़ द ब्रांच सेल। ब्रांच्ड का जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर शो आउट किया, दैट इज़ द नर्व सेल। स्ट्रक्चर हमारी ब्रांच, काफ़ी सारी ब्रांच निकली हुई हैं इसके अंदर, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रांच सेल। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। ठीक है, ये इम्पल्स कंडक्ट करने का काम करती है। मीन्स दे हैव टू ट्रांसफर ऑफ सिग्नल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दैट इज़ वाइस वर्सा, दे हैव टू ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नर्व सेल्स। ठीक है, तो नर्व सेल्स की बात करें दैट इज़ अ ब्रांच सेल एंड दे कंडक्ट इम्पल्स। ओके, एंड फाइनली ह्यूमन डब्ल्यूबीसीज। इंपॉर्टेंट सेल्स हमारे पास ह्यूमन डब्ल्यूबीसीज। हाँ, ये वो सेल्स होते हैं दे चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप चेंज करती रहती हैं टू इनग्लफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर द बॉडी। ठीक है, ये किस लिए अपनी बॉडी की जो शेप है, अपनी डब्ल्यूबीसीज अपनी जो शेप है वो चेंज करती रहेंगी, क्योंकि जैसे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन, कोई भी हार्मफुल माइक्रोब एंटर करेगा, दे चेंज एंड एनग्लफ। इनग्लफ का मतलब होता है उसको डाइजेस्ट कर जाएंगी, उसको कम्प्लीटली डैमेज कम्प्लीटली किल कर देंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती हैं। एंड दे इनग्लफ मीन्स खा जाना एक पार्ट से उसको, उनको इनग्लफ कर जाएंगी। दैट इज़ बेसिक फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। सो their shape change according to their basic functions. Okay. Next,
नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोस्कोप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माइक्रोस्कोप से भी, एक क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभार। मैंने देखा हुआ है कि माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्लाइड आपके लिए डाल दी है कि माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी भी चाहिए, ठीक है। माइक्रोस्कोप्स इज़ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू डीपली स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर की डीपली स्टडी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ माइक्रोस्कोप। दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 2 तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट है। एंड दैट इज़ द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जिन स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स हैं डीपली जो स्टडी करते हैं सेल की, जो स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी करते हैं, दे आर ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन से स्टडी के बाद जो स्ट्रक्चर्स ली जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सेल की किसी भी कंपोनेंट की, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसको बोल देते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ली जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, नॉट ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन पावर्स। डिफरेंट पावर्स हैं मैग्निफिकेशन पावर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 2000, ठीक है, 2000 के आसपास की माइक्रोस्कोप पावर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर होती है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख्स इसकी क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पावर है। काफ़ी ज़्यादा डीपली स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स की बेसिक चीज़ें। इसमें हम क्या करते हैं सेल के अंदर कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। बेसिक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड द सेल। सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, दैट इज़ द न्यूक्लियस, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। दैट इज़ कंप्लीट इज़ द न्यूक्लियस। फर्स्ट हमारा होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस। ये जितने भी इनको बोला जाता है ऑर्गेनेल्स, जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये हम थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। न्यूक्लियस ऑल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरियल सेल हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोल्गी बॉडीज़। ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है सबको, ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दैट इज़ कोलाइडल स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड गोल्गी बॉडीज़। थर्ड इज़ वेसिकल्स आपको नज़र आती है, छोटी छोटी राउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, जस्ट लाइक ए राउंडेड ऑर्गेनेल्स, दैट इज़ कॉल्ड वेसिकल्स, क्लियर। फोर्थ इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग, दैट इज़ द outer covering, that is the outer covering of the cell की that is outer covering और called plasma membrane। इसको हमने क्या नाम दिया हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पे आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन इन सभी ऑर्गेनेल्स के हम डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा इस वीडियो में नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथ हो जाएगा, इससे नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारी ऑर्गेनेल्स के हम इसमें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए ना सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लियर। नाउ 6 इज़ साइटोस्केल्टन नज़र आ रहा है। साइटोस्केल्टन हमारे पास होते हैं ये चीज़ें, साइटोस्केल्टन दैट इज़ द साइटोस्केल्टन, ये हमारा कंप्लीट है साइटोस्केल्टन का मतलब क्या होता है, दे हैव टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। सेल की शेप मेंटेन करने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द साइटोस्केल्टन। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल की बात करें, दैट इज सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल का फंक्शन भी पता होना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में इसका रोल होता है सेंट्रियोल का, क्लियर। बेसिक फंक्शंस फिर भी बता देता हूँ एक एक करके। 8 पे आता है लाइसोजोम हमारे पास होते हैं, दैट इज़ द राउंडेड ऑर्गेनेल्स, इज आल्सो कॉल्ड लाइसोजोम। इनको हम क्या बोल देते हैं, ये लाइसोजोम होती हैं, दैट इज़ द राउंडेड ऑर्गेनेल्स लाइसोजोम, क्लियर।
ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम का काम भी पता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग भी कह देते हैं इसको, बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और डीपली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मैट्रिक्स या फ्लूइड मीडियम विच प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी मटेरियल भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, द फ्लूइड फील्ड इन द सेल बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। 10th मार्क्स पे हमारा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं RER। ठीक है, RER, दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास ये जो साउंडेड फैले हुए हैं, दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंड रफ, बोथ आर स्मूथ एंड रफ, बट बेसिक डिफरेंस इज दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कंटेन राइबोसोम्स। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कंटेन राइबोसोम। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिल्स, minute organelles which present on the surface of the endoplasmic reticulums. ठीक है, on the basis of ribosomes, endoplasmic reticulums are divided into two types, rough and smooth. Rough contain ribosomes, smooth are not contain ribosomes. Okay, and finally nucleolus. Nucleolus is the rounded organelles which present inside the nucleus, that is present inside the nucleus, that is called nucleolus. ठीक है, that is the all basic organelles present all the basic parts of the animal cells. ठीक है, okay, now we will discuss about the plant cell. ठीक है, plant cell में बेसिकली ऑल पॉइंट्स, जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली कंप्लीट होते हैं। न्यूक्लियस हमने पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस इज़ द, दैट इज़ द सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस। थोड़ा स्पीड ले चलेंगे, क्या डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। प्लांट एंड एनिमल सेल में कुछ बेसिक ऑर्गेनिल्स का डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। न्यूक्लियस होगा, दैट इज़ क्लियर। गोल्गी बॉडी प्लांट सेल के अंदर भी होती है, दैट्स क्लियर। वेसिकल्स प्लांट सेल के अंदर होते हैं, दैट इज़ क्लियर। लाइसोसोम, दैट इज़ द लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर होती हैं और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द लाइसोसोम्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल के बाद होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल बोलते हैं उसको, दैट इज़ द सेल वॉल। आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द, ये दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, ओके। हाँ, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल इज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज द पिगमेंट which have to give color of the plant, photosynthesis and taste of the plant, protein, fat, carbohydrate. ठीक है, on the basis of chloroplast we will discuss in next video and complete description of the chloroplast. That is the basic point number 7. Chloroplast only present in the plant cell, not in animal cell. 8 point, cell wall. Cell wall is the next important point, that is differentiate between plant and animal cell. Cell wall present on the plant cell, not in animal cell. Okay, next is vacuole. Vacuole also differentiate plant and animal cell, because vacuole, animal cell have small vacuoles and plant cell have large vacuole. That is the vacuole. Vacuole is the lot of size. Vacuole, what is the vacuole? Vacuole is the air filled space present in the cell, that is called vacuole. Air filled space present in the cell is called vacuole. And 10th and 11th is endoplasmic reticulum. ठीक है, that will be discuss in next last slides. And smooth and rough endoplasmic reticulum. Smooth, that contain, that do not contain ribosomes, and rough, they contain ribosomes. And finally nucleolus. Nucleus is the last organelles which present in the center of the nucleus. Okay, so basic 3 main organelles which present in only plant cell, not in animal cell. First is chloroplast, second is cell wall, and third is third means vacuole. Vacuole is vary about the size.
present in both plant and animal cell, but their size in plant cell is very big as compared to animal cells. Okay, प्लांट के अंदर इसका साइज़ बड़ा होता है वैक्यूल का, और एनिमल के अंदर वैक्यूल का साइज़ छोटा होता है. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल सेल के बारे में. दैट इज़ द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल्स आर mostly differentiate to animal and plant cells. Okay, first is bacterial cell contain all three membranes. ठीक है, capsule, cell wall और plasma membrane. That is 3 is the outer covering of the bacterial cell. Okay, plasma membrane is the inner layer. याद रखना, that is the inner layer. Inner covering कह सकते हो, that is inner covering. Cell wall is the middle covering. ठीक है, एंड कैप्सूल इज द आउटर कवरिंग. क्लियर? दैट थ्री इज द प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हैं इसको. हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर्स. प्रोटेक्टिव, ठीक है भाई, प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द, दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल. एंड दीज प्रोटेक्टिव लेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 layers. आउटर लेयर इज कैप्सूल. outer layer is capsule, एक मिनट रुको. outer layer is capsule, middle layer is cell wall, and inner layer is plasma membrane. Okay, but in case of plant contain only cell wall, animal contain is plasma membrane, but bacteria contain capsule, cell wall and plasma membrane. Fourth is cytoplasm. Okay, cytoplasm is the fluid filled between the plasma membrane and the nucleus. Flagella. What is flagella? Flagella is the hair-like structure. That is the hair-like structure. Present outside the cell, bacterial cell. That is called flagella. ठीक है, they help to movement of the bacterial cell. They help in the movement of bacterial cell. Food vacuole, जिसको हम फ्रूट ग्रैन्यूल्स कहते हैं. फूड ग्रैन्यूल्स, दैट इज़ द फ्रूट ग्रैन्यूल्स. दैट इज़ फूड ग्रैन्यूल्स. दे contain food material which help to provide the food of the plant, food of the bacterial cell. Finally, plasmid DNA. That is, what is the plasmid? Plasmid is a DNA that is a circular DNA. ठीक है, that is the सर्कुलर डीएनए. ठीक है, बैक्टीरियल सेल कंटेन सर्कुलर डीएनए. बैक्टीरियल के पास कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है. दैट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मिड. प्लाज्मिड को कहते हैं बिकॉज दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. प्लाज्मिड का यूज़ कहाँ पे होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है. बिकॉज दे हैव टू रेप्लिकेशन, दे हैव सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी. दे हैव टू रेप्लिकेट एनी फ्रेगमेंट. ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि प्लाज्मिड की जो एबिलिटी होती है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है. ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर अब क्या होता है? जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हमने नाम दे दिया प्लाज्मिड. ओके, 8th पे राइबोसोम्स. ऑल क्लियर? राइबोसोम इज द ऑर्गेनेल्स विच कंटेन which help protein synthesis. Nucleoid, all clear, that is nucleus. And pili क्या है यहाँ पे? pili, what is pili? Pili is the hair like projections arise from the capsule या outer covering of the bacterial cell. So lot of the pilis are arise from the, that is the pili, that is complete is pili. ठीक है, that complete is pili. ठीक है, lot of pilis are arise from the bacterial cell. What is the function of pilis? Pilis help to bacterial cell attach to the any other cell. ठीक है, इसका काम क्या होता है? they help to attach bacterial cell to another cell. दूसरी सेल के साथ अटैच करने का काम पिली का ही होगा. ठीक है, दैट इज़ अ बेसिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होंगी किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर. ओके, ठीक है, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, ओके, एक मिनट.
ठीक है। तो ये बेसिक स्लाइड्स थी हमारे पास। ये बेसिक हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, बेसिस पढ़ा है। किसका बेसिस पढ़ा हुआ है, सेल का। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपना कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा आपको। तो मेरे साथ ज्वाइन हो, मेरे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। इससे क्या होगा आपको, क्योंकि नेट की प्रिपरेशन कंप्लीट प्रिपरेशन मैं ही कराऊंगा, ठीक है आपके लिए। ठीक है, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और ये हमारा पहला पार्ट था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। ओके, इसमें हम उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑल द ऑर्गेनिल्स वन बाय वन एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिल्स वन बाय वन। ओके ओके ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।